जैसे हमारे अकाउंट में सैलरी आती है तो हम सबका रिएक्शन काफ़ी सिमिलर ही होता है। जैसे सैलरी आती है तो हम सारे अपने खर्चे करते हैं, जितनी बेसिक नीड्स होती है उन पे खर्चा करेंगे, देन हमारे वांट्स पे थोड़ा बहुत खर्चा करते हैं एंड आखिरी में हम सोचते हैं जो बच जाएगा उसे सेव कर लेंगे। लेकिन आपने खुद नोटिस किया होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि महीने के आखिरी आते आते आपके पास कुछ पैसा बचता ही नहीं है। ये आपके साथ ही नहीं है, मेजॉरिटी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि हम लोग ज़्यादा मंथली पैसा नहीं बचा पाते और हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि हमारे पैसे खर्चे कहाँ हो गए। पर्सनल फाइनेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अगर आप बिना किसी एक फ्रेमवर्क के कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको प्रूवन डेटा और प्रिंसिपल्स के साथ बताने वाला हूँ कि आप कैसे पैसे सेव कर सकते हो। कुछ फेमस रूल जैसे 50-30-20 का रूल बताऊंगा, आपको एज बेस्ड आपका रिटायरमेंट अमाउंट कितना होना चाहिए एंड आपको आपका एसेट एलोकेशन कैसे होना चाहिए, एज वाइज कितना आपका एसेट एलोकेशन इक्विटी में होना चाहिए, कितना डेट में होना चाहिए, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप ये सारी चीजें जानना चाहते हो तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एक रूल है 50-30-20 का रूल, बजटिंग का सबसे सिंपल रूल है 50-30-20। इसमें आपको अपनी मंथली इनकम को 3 बकेट्स में बांटना होता है। सबसे पहली बकेट आपकी नीड्स की होगी, दूसरी बकेट आपकी वांट्स की होगी एंड तीसरी बकेट आपकी इन्वेस्टमेंट की होगी। जो पहली बकेट है आपकी नीड्स की, उसमें आपको अपने सैलरी का 50% अमाउंट रखना है। इसमें आपने जो डेली आपके जो एसेंशियल्स के खर्चे हैं, जो आप रेंट पे करते हो, जो ग्रोसरीज में पैसा खर्च होता है, जो हेल्थ प्रीमियम आपका जाता है, वो सारी चीजें खर्चे इसमें आएंगे, इंक्लूड होंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग 30% है, सेकंड बकेट है, जो वो आपकी वांट्स की है, या कि अगर आपको कुछ बाय करना चाहते हो, आप कोई वॉच बाय करना चाहते हो, कोई शूज बाय करना चाहते हो, या घर के कोई इक्विपमेंट बाय करना चाहते हो, तो आप वो खरीद सकते हो। इसमें 30% आप एलोकेट कर सकते हैं। जो रिमेनिंग 20% बचा, ये मिनिमम है, एटलीस्ट आपको 20% सेव करना है। उसे आपको अपने इन्वेस्टमेंट के पर्पज है, उसे सेव करना ही करना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज आप नहीं कर सकते हो। लेकिन इंडिया में क्या है कि मेजॉरिटी देखा जाए अकॉर्डिंग टू डेटा कि हम लोग 10 से 15% ही अपनी इनकम को बचा पाते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको अपनी इनकम का 20% सेव करना ही होगा। आई नो कि स्टार्टिंग में काफी टफ होता है, सेव नहीं हो पाता है, लेकिन थोड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा तो इतना करना होगा। आगे फ्यूचर में अच्छी लाइफ जीने के लिए अभी थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना होगा। जहां थोड़े एक्स्ट्रा खर्चे आप कट कर सकते हो कि आप अपने 20% का जो मार्क है, एटलीस्ट 20% का है, उसे आप अचीव कर लो कि आप 20% अपनी इनकम का सेव कर ही पाओ। तो आप 20% कैसे सेव कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करता हूं कि जैसे आपकी मंथ में सैलरी आती है, सबसे पहले ये जो आप पे योरसेल्फ फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करिए। इसमें क्या होता है, जैसे ही सैलरी आएगी आप सबसे पहले अपने जो सेविंग अमाउंट है, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, उसे आप हटा देते हो। मानिए आपकी 1 तारीख को आपकी सैलरी आती है, तो आप उसका और आपने अपना सेविंग परसेंटेज 20% डिसाइड कर रखा है एंड ये मिनिमम है, तो आपको 20% उसी टाइम, जिस दिन सैलरी आएगी उसी समय आपको किसी और बैंक अकाउंट में या उसकी आपको SIP लगा देनी है कि वो उसी दिन आपके अकाउंट से कट जाए। तो रिमेनिंग क्या होगा, रिमेनिंग 80% पैसा फिर बचेगा, उससे आप अपने आराम से महीने भर का खर्चा आप चलाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे फिर आप आराम से खर्चा कर सकते हैं। ऐसा उसमें फिर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही अपने जो सेविंग का पैसा उसे पहले ही आपने हटा दिया। एंड अगर आप इसे मैनुअली नहीं कर पाते तो आप इसे ऑटोमेट कर दीजिए। आप ऑटोमेट करके अपने दूसरे बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं, या आप इसकी कोई SIP शुरू कर सकते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड में इतना आपकी 20% जो आपका सेविंग अमाउंट है वो तुरंत पर मंथ जाता रहे, और ये धीरे धीरे होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी सेविंग भी अच्छी खासी बनती जाएगी। लेकिन इंडिया में हम लोग जो मेजॉरिटी लोग होते हैं वो अपनी जो सेविंग अमाउंट है इसे हम लोग मेनली अपनी FDs में रख देते हैं या सेविंग अकाउंट में रखे रहते हैं, जो कि मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। वो अगर आप जो अमाउंट आप सेव कर रहे हो उसे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए लगाना है, उसकी आपको SIP चला देनी, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसे सेविंग अकाउंट में मत रखिएगा, ये मेरी एक रिकमेंडेशन रहेगी आपको। तो चलिए अब इमरजेंसी फंड और रिटायरमेंट का अमाउंट कितना होना चाहिए उस पर बात करते हैं। तो देखिए, इमरजेंसी फंड क्या होता है। इमरजेंसी फंड वो होता है कि आप ऐसा कुछ पैसा जो अलग रखते हो कि अपने एक्सट्रीम केसेस के लिए, अगर मानिए घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो पैसा आप अपने लिए यूज कर पाओ। मेजॉरिटी फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये रिकमेंड करते हैं कि आपके पास आपको जो मंथली एक्सपेंसेस है उसका एटलीस्ट 3 से 6 महीने के मंथली खर्चेज आपके पास होने चाहिए। लेकिन ऑन अ सेफर साइड मैं रिकमेंड करता हूं कि आपके पास 1 साल का होना चाहिए। 1 साल का आपके पास बफर होना चाहिए कि अगर आपकी आज आपकी नौकरी चली जाती है तो आप 1 साल तक कम से कम अपना घर आराम से मेंटेन कर लो, आपके खर्चे में कोई कमी ना है, कि आप अपनी लाइफ इजिली जी पाओ। तो अब हम लोग अपने रिटायरमेंट अमाउंट की बात करते हैं। तो फिडेलिटी के हिसाब से, जो कि अमेरिका का एक म्यूचुअल फंड हाउस है, उसके हिसाब से जो हमारा जो रिटायरमेंट का अमाउंट है वो हमारी एज पे डिपेंड करता है। अगर आप अपने 30s में, तो ये कहते हैं कि आपकी जितनी एनुअल इनकम है एटलीस्ट आपके पास उतना ही आपके रिटायरमेंट अमाउंट होना चाहिए। अगर आप अपने 40s में हो तो आपका रिटायरमेंट अमाउंट जो आपकी एनुअल इनकम है उसका 3 टाइम्स होना चाहिए। एंड अगर आप अपने 50s में हो तो आपके जो रिटायरमेंट अमाउंट वो आपकी एनुअल इनकम का 6 टाइम होना चाहिए। एंड अगर आप अपने 60s 70s में हो तो आपके एटलीस्ट वो आपकी एनुअल इनकम का 10 टाइम्स
होना चाहिए। इसका मतलब मानिए अगर आप 50 की एज में अगर आप एक साल में मानिए 15 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपका जो रिटायरमेंट अमाउंट है वो एटलीस्ट आप 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब 19 लाख एटलीस्ट कम से कम इतना होना चाहिए। अगर आपने 70s में तो आपकी एनुअल इनकम का 10 टाइम्स होना चाहिए। मतलब मानिए अगर आप 15 लाख रुपए साल का कमाते हैं तो आपको जो 70s की एज में कम से कम आपका 1.5 करोड़ आपके पास आपका रिटायरमेंट अमाउंट होना चाहिए। तो इसी के हिसाब से आप अपना डिसाइड कर सकते हो कि आपका रिटायरमेंट अमाउंट कितना होना चाहिए। अगर आप 20s 30s 40s जिस भी एज में हो तो उस हिसाब से अपने और आपकी एनुअल सैलरी जितनी हो उससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको अपना रिटायरमेंट कॉर्पस पता चल जाएगा कि इतना एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम इतना होना चाहिए। ये एकदम मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो आप अपना चाहे जितना रखना चाहो उतना आपके लिए अच्छा ही होगा। लेकिन अगर आप अगर आपकी एज है और अभी आप इस रिटायरमेंट अमाउंट आपके पास इतना रिटायरमेंट अमाउंट नहीं है तो इससे आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सेविंग परसेंटेज बढ़ा सकते हो जिससे होगा धीरे धीरे अपना इस अमाउंट पर पहुंच जाओगे। अभी अगर आप सेविंग परसेंटेज 20 है तो और आपका अभी रिटायरमेंट कॉर्पस आपके पास बिल्ड नहीं है आपकी एज के हिसाब से तो आप अपने सेविंग को 1% या 2% से एनुअली बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी सेविंग जल्दी बिल्ड होगी, आपको रिटायरमेंट कॉर्पस जल्दी बिल्ड होगा जो कि आपको आगे काफी काम देगा। तो चलिए अब एसेट एलोकेशन की बात करते हैं कि आपकी एज के हिसाब से आपको कितना इक्विटी में रखना चाहिए और कितना डेट में रखना चाहिए। अगर आप अभी अपनी 20s में हो तो मेरा रिकमेंडेशन रहती है कि आपको अपना मिनिमम 80% आपको इक्विटीज में रहना चाहिए एंड रिमेनिंग आप डेट या गोल्ड में रख सकते हो। अगर आप अपने 40s में तो आपको एसेट एलोकेशन थोड़ा सा एवरेज होना चाहिए क्योंकि इस समय आपके पास थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मेजॉरिटी केसेस में आपकी मैरिज भी हो जाएगी तो आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आपको इसमें 60% इक्विटी रखना चाहिए, 40% गोल्ड या डेट रख सकते हो। लेकिन अगर आपकी एज मोर देन 60 आप 60 साल से ज्यादा की हो तो आपका मेजॉरिटी अमाउंट फिक्स एसेट क्लास में होना चाहिए। जैसे एफडीज में आप रख सकते हो, बॉन्ड्स में पैसा रख सकते हो एंड मिनिमम आपके पास 20% आपका पैसा इक्विटी में होना चाहिए। भी क्यों होना चाहिए कि इससे आप बस अपना जो आपका जितना पैसा उससे आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओ। ये आप यहाँ पे कोई ग्रोथ के लिए नहीं रख लो, बस यहाँ पे इक्विटी में पैसा आप क्यों रख रहे हो कि आप अपना पैसे को एटलीस्ट इन्फ्लेशन तो बीट करवा ही पाओ। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप अपना 1 करोड़ का कॉर्पस कैसे बिल्ड कर सकते हो। पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं है क्योंकि 10 साल के अंदर अगर आपको 1 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड करना है तो आपको पर मंथ बहुत SIP करनी पड़ेगी एंड ये उन लोगों के लिए जिनकी सैलरी काफी ज्यादा होती है। तो वैल्यू रिसर्च के कैलकुलेटर के हिसाब से अगर आपको 10 साल के अंदर 1 करोड़ का कॉर्पस बनाना है तो और 12% की ऑन एन एवरेज अगर मैं रिटर्न मानता हूं मार्केट की तो आपको पर मंथ कम से कम 45,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। तो अगर आप पर मंथ 45,000 इन्वेस्ट करते जाते हो 10 साल के लिए आपको 12% की इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न आती है तो आपका 1 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड हो जाएगा। लेकिन मैं खुद मानता हूं कि मेजॉरिटी लोग के पास 45,000 का आप तो नहीं कर सकते हो। तो लेकिन अगर आपके पास अभी भी नहीं है तो ऐसा भी नहीं कि आप कभी भी 1 करोड़ का कॉर्पस नहीं बिल्ड कर पाओगे। आपका जितना भी है आप उतने से स्टार्ट करो। आप अपना टाइम होराइजन बढ़ा सकते हो क्योंकि इन्वेस्टमेंट में टाइम होराइजन ज्यादा मैटर करेगा। अगर आप इसी इन्वेस्टमेंट को 20 साल चला लोगे तो आप कम अमाउंट में 15-20 हजार के अमाउंट से भी SIP करोगे तो आपका 1 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। बस मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना है किसी भी अच्छी म्यूचुअल फंड में। तो एक बात जरूर याद रखिएगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए आपको डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी होता है क्योंकि फाइनेंस कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं, यहाँ पे बस डिसिप्लिन का गेम होता है। आपको एटलीस्ट अपनी इनकम को 20% बचाना है, उससे अच्छे लेवल पे इन्वेस्ट करते जाना। ज्यादा कुछ नहीं पता तो अच्छी म्यूचुअल फंड चूज कर लीजिए, उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। मैंने आपको एज के हिसाब से आपका कितना रिटायरमेंट अमाउंट होना चाहिए वो भी बता दिया, कितना आपका एसेट एलोकेशन कहाँ रखना है। 20s में हो तो ज्यादातर इक्विटी में ज्यादा रखिए एंड डेट में कम रखिए। आपने 40s में हो तो स्टिल आप अपने इक्विटीज में 60% रखिए एंड डेट में रिमेनिंग 40% रखिए। अगर आपकी एज 60 से ज्यादा है तो आप मेजॉरिटी अमाउंट आपका फिक्स एसेट क्लास में होना चाहिए। रिटायरमेंट अमाउंट मैंने आपको बता दिया कि आपको अपनी एज के हिसाब से कितना आपके पास रिटायरमेंट अमाउंट होना चाहिए। आज की वीडियो यही तक। अगर आपको लगा कि मैंने कुछ वैल्यू डिलीवर करी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं फ्रीली। आप कोई भी किसी तरह कमेंट दीजिए। अगर आपको वीडियो में कुछ भी कमी लगी हो, कुछ लगा हो कि मैंने कुछ चीज़ें सही से नहीं बताते, सीधा अच्छे से कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसे इंप्रूव कर दूंगा। तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।